दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक विकास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ये हमारा आज पॉलिटी का सेशन 2 है और इसमें हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि हमारा संविधान बनने से पहले क्या इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से संविधान का जन्म हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के उपरांत 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के उपरांत आप देख सकते हैं यहाँ से ये पार्ट जो है थोड़ा आगे आ गया। हाँ, ये यहाँ से 1764 देखिए ये लाइन 1764 के बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों अपना मुगल बादशाह से बंगाल के सूबा बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, ये लाइन देखते हैं यहाँ पे। ये लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1764 के बक्सर युद्ध के उपरांत 1765 ईस्वी के इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों ने अपने मुगल बादशाह से बंगाल सूबा बिहार और उड़ीसा शामिल, जिसको मतलब बंगाल सूबा में उसको बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, का दीवानी अधिकार प्राप्त किया। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल सूबा में द्वैत शासन का काल रहा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में द्वैत शासन का जो काल था वो कब से कब तक था, तो ये 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक था। इस द्वैत शासन काल में बंगाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई थी। दूसरी ओर अंग्रेजी कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण कंपनी की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। ठीक है, कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वित्तीय सहायता की मांग की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ ब्रिटिश के सरकार जो लंदन में थे वहाँ से वो वित्तीय सहायता मांग की कि कंपनी का हालत बहुत ख़राब है। लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने एक गुप्त समिति बनाई जिसके रिपोर्ट का तत्काल द्वैत शासन समाप्त करने की सिफारिश की। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1773 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक विधेयक की प्रस्तुत किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रूप में जाना जाता है। तो पूछेगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस लिए लाया गया था, वो लाया गया था कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। ठीक है, 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी के एक्ट के पहले तक जितने एक्ट आए उनसे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर विभिन्न रूप से नियंत्रण एवं ब्रिटेन के पक्ष में भारत में शासन व्यवस्था के स्वरूप को बनाए रखा गया। 1858 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश ताज के शासन को प्रारंभ किया गया। 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम ने से 1947 ईस्वी के पूर्व तक के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी शासन को बनाए रखने का प्रयास करती रही। अंततः 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत की स्वतंत्रता निश्चित हुई, साथ ही साथ भारत विभाजन का आदर्श मिला। 1773 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक 1947 तक ब्रिटिश कंपनी तथा भारत शासन से संबंधित ब्रिटिश संसद से बने अधिनियमों को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा वर्तमान भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने तक के रास्ते के विभिन्न पड़ाव के रूप में देखा जाता है। ये सभी एक्ट भले ही भारत के लिए पूर्णतः सकारात्मक एवं सुधारात्मक कदम नहीं थे, परंतु इनसे भारत की शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक विधायी प्रक्रिया से जुड़ सकी थी। अब हम लोग आते हैं यहाँ से, हम लोग ये पढ़ना है। टोटल 15 एक्ट पढ़ना है हम लोग को। देखिए, जिसमें से पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, फिर है संशोधन अधिनियम एक्ट, फिर है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर है संशोधन अधिनियम 1786 का एक्ट, फिर है चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद फिर 9 में है भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारत सरकार अधिनियम 1961, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको इंडियन कौंसिल एक्ट, अब आगे इसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 कहते हैं, और इसको भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इसमें से कुछ मुख्य चीज़ हम लोग पढ़ेंगे।
तो आइए हम लोग देखते हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, किस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करते हैं। बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद के रूप में स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद के रूप में स्थापित किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है। बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग को बनाया गया। किसको? वारेन हास्टिंग को। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया था। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान किया गया। इस प्रकार के प्रथम परिषद में के प्रथम 4 सदस्य थे, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और मॉनसून तथा बारवेल। ठीक है। ये 4 सदस्यीय परिषद थे गवर्नर जनरल के। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में कुल 5 सदस्य थे। ठीक है। ठीक है। कार्यकारी लग जाएगा तो वहाँ 5 सदस्य हो जाएगा। ठीक है। यहाँ क्या है? 4 सदस्यीय परिषद, सिर्फ परिषद है ये। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान है ये 4 सदस्यीय परिषद है का प्रावधान है। लेकिन अगर उसमें कार्यकारी परिषद लग गया, ये लाइनिंग वाला कार्यकारी परिषद में कुल 5 सदस्य थे, जिसे एक गवर्नर जनरल, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, और इसके अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। कोई भी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा युद्ध या संधि करने का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। तो पूछ देगा कि सबसे पहले भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना आज़ादी से पहले कब हुआ था? तो 1774 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा इम्पे नाम है। ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों की प्रावधान किया गया था। अन्य 3 न्यायाधीश थे लेमेस्टर, चैम्बर्स तथा हाइड, LCH, लेमेस्टर, चैम्बर्स तथा हाइड। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय से उपहार लेने, रिश्वत लेने तथा निजी व्यापार करने पर रोक लगाया गया। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए निश्चित किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल 24 सदस्य शामिल थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होगा तथा कम से कम अगले 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाएंगे। क्या था? देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 1/4 सदस्य का कार्यकाल प्रत्येक वर्ष पूरा होगा तथा वे कम से कम अगले 1 वर्ष तक पुनः डायरेक्टर नहीं चुने जाएंगे। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी की धन संबंधी रिपोर्ट ब्रिटिश अर्थमंत्री यानी चांसलर ऑफ एक्सचेकर को तथा सैनिक और राजनीतिक मामलों में संबंधित रिपोर्ट ब्रिटिश विदेश मंत्री को देनी होगी। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा होता था। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स कंपनी के साझेदारी की आम सभा थी। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन किया जाता था। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन किससे हुआ था? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा किया जाता था। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के चुनाव में मत देने की योग्यता कंपनी में 500 पाउंड के अंशधारक के स्थान पर 1000 पाउंड का अंशधारक होना आवश्यक किया गया। ठीक है। ये था। अब हम लोग आते हैं संशोधन अधिनियम 1781। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों को दूर करने के लिए वर्ष 1881 में एक एक्ट आया, जिसे संशोधन अधिनियम 1781 का एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 या बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781 या फिर सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस एक्ट को किन किन नामों से जाना जाता है? पहले इनको नाम जाना जाता है संशोधन अधिनियम एक्ट 1781, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, या फिर बंगाल व्यवस्था अधिनियम 1781, या फिर सप्लीमेंट्री एक्ट 1781 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं उसके परिषद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच के संबंधों एवं अधिकारों को स्पष्ट करना था। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों को उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण से पृथक किया गया या अलग किया गया। ठीक हो। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसकी परिषद तथा कंपनी के अधिकारियों के कार्यों को उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण से पृथक किया गया। कहने का मतलब यह था कि इसलिए अलग कर दिया गया क्योंकि 1773 में वारेन हास्टिंग और लॉर्ड एलिजा इम्पेन दोनों ने आपस में गठबंधन कर लिया था और अपना मनमाने तरीके से जो मनमाता था वो करते थे। न्यायालय उस पर कोई फैसला नहीं दे पाता था और गवर्नर जनरल भी आजाद था, तो इसलिए इसको अलग कर दिया गया कि दोनों अब इंडिपेंडेंट रहेंगे। इस अधिनियम में यह निश्चित हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों को उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है। इस अधिनियम द्वारा न्यायालय तथा कंपनी सरकार को भारत के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के लिए निर्देश दिए गए।
ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इसमें कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण पर पृथकता लाई गई। इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह नियंत्रक मंडल कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सिर्फ वाणिज्यिक मामलों के लिए उत्तरदायी रह गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कमर्शियल अफेयर को देखेगी। तो याद रखिएगा, कंट्रोल कहाँ होता है कोई भी चीज़ में, कंट्रोल तब होगा जब रूल रेगुलेशन आएगा। रूल रेगुलेशन के बारे में हम कहाँ से पढ़ते हैं, तो पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, यानी पॉलिटिकल अफेयर है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट के में ये कमर्शियल अफेयर है, ठीक है। कहाँ कौन डायरेक्टर बनेगा, किस चीज़ का, बिजनेस का, बड़ा बड़े कंपनी का डायरेक्टर तो कमर्शियल से रिलेटेड है, तो उसको याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा किया जाना तय किया गया। इस बोर्ड में कुल 6 सदस्यों में से 2 सदस्य ब्रिटिश मंडल के सदस्य होंगे। एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री तथा एक विदेशी मंत्री होगा। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया, अब 3 ही सदस्य थे। अब देखिए, संशोधन अधिनियम 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने से पूर्व यह शर्त रखी थी कि उसे अपनी परिषद के निर्णयों को आवश्यकता पड़ने पर अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान की जाए तथा मुख्य सेनापति की शक्ति भी गवर्नर जनरल में समाहित की जाए। कॉर्नवालिस के दोनों शर्तों को स्वीकार किया गया। अंततः 1786 के अधिनियम में मुख्य 2 प्रावधान ये थे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अपने परिषद के निर्णय पर वीटो करने का अधिकार होगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद में मुख्य सेनापति पद की शक्ति भी निहित होगी। ये था 1786 का संशोधन अधिनियम, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ ही लिया, जिसमें से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसमें बनाया गया था। और इस संशोधन अधिनियम में 2 चीज़ किया गया था। क्या किया गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल को अपने परिषद के नियंत्रण पर वीटो करने का अधिकार था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद में मुख्य सेनापति पद की शक्ति भी नहीं थी। अब हम लोग आगे आते हैं, चार्टर अधिनियम 1793, ठीक है। चार्टर अधिनियम, जिसको आदेश पत्र बोलते हैं, 1793 का मुख्य प्रावधान इस प्रकार से थे। पूर्वी देश के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा कॉर्नवालिस को प्रदत्त परिषद के निर्णय पर वीटो करने की शक्ति को बाद में गवर्नर जनरलों के लिए भी जारी रखने का बंद किया गया। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य सेनापति गवर्नर जनरल के परिषद में तब तक सदस्य नहीं होगा जब तक इसके लिए यह नियुक्त न किया जाए, अर्थात मुख्य सेनापति स्वयं गवर्नर जनरल के परिषद का सदस्य नहीं होगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति एवं गवर्नरों की नियुक्ति में सम्राट की स्वीकृति ली जाएगी। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व पर भारित किया गया। ये सब 1793 के चार्टर एक्ट के तहत है, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार के थे, ठीक है। तो इसके प्रमुख प्रावधान, इस एक्ट ने अगले 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। इसी में इस एक्ट द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक रूप से अनुमति प्रदान की गई। इस एक्ट द्वारा कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई, जो पश्चात ज्ञान विज्ञान पर खर्च करने का निर्णय लिया गया। इस एक्ट द्वारा स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। सबसे पहला पॉइंट ये था, इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु चीन के साथ इस कंपनी के व्यापारिक अधिकार तथा चाय के व्यापार के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को जारी रखा गया। इस एक्ट द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का अवसर उपलब्ध कराया गया। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बोलते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, फिर बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना, और बंगाल का गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बना। तो यही है कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल पद को भारत का गवर्नर जनरल पद के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतया समाप्त किया गया। कंपनी भारत में ब्रिटिश क्राउन की ओर से सिर्फ शासकीय शक्ति के रूप में बना रहा। कंपनी को इस एक्ट से अगले 20 वर्ष के लिए अपने अधीन प्रदेशों पर शासन के अधिकार का विस्तार मिला। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया गया। ऐसे प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकालो की नियुक्ति हुई। भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकालो की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में गठित किया गया है। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को एक भारतीय विधि आयोग, इंडियन लॉ कमीशन गठित करने का अधिकार दिया। इस आयोग को तत्कालीन न्यायालयों के क्षेत्र अधिकार और विधियों का संहिताकरण करना था। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार कब दिया गया, तो कौन से एक्ट के तहत दिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत दिया गया। विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत हुआ था।
तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आते हैं हम लोग अच्छा, ये भी है बचा है 1833 के कुछ अधिनियम और बचे हैं चार्टर एक्ट। भारत में विधायी प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधायी शक्तियों से वंचित किया गया। भारत के केंद्रीकृत मतलब होता है कि कोई भी एक जगह पे जाकर एक जगह पे पावर को दे देना, ना कि सब में बंटवारा कर देना। तो पहले मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भी पावर का विधायी शक्ति प्राप्त था, तो उसको हटा करके सिर्फ कलकत्ता बंगाल के ही प्रांत को दे दिया गया, तो वो केंद्रीकृत हो गया। इसको सेंट्रलाइज बोलते हैं इंग्लिश में, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और ये कब हो जाएगा इसको डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण, तो उसको बोलेंगे कि पावर को डिफरेंट डिफरेंट भाग में बांट देना, छोटे छोटे तब के। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को अलग किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया। इस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सदस्य को ब्रिटेन के राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था। 1853 के चार्टर अधिनियम के अधीन 1854 में भारत के संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीकृत विधान परिषद, गवर्नर जनरल का विधायी परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। प्रत्येक प्रांत में से एक सदस्य। इस अधिनियम द्वारा कंपनी शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1853 के चार्टर एक्ट का, कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया था, तो वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था मैकाले समिति का गठन। ठीक है। इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का उपबंध किया गया। F.J. हैलिडे 1854 ईस्वी में बंगाल का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था। तो ये जो कुछ टिक आउट किया हुआ जो मुख्य बात है उसको आप बस याद रखिएगा। पहला है ये है देखिए, पहला टिक आउट ये है कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को पृथक किया गया। दूसरा है कि इस अधिनियम द्वारा कंपनी शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। और इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का उपबंध किया गया। F.J. हैलिडे 1854 ईस्वी में भारत का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बना। तो आज हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट तक ही रखेंगे। उसके बाद कल हम लोग 1858 से लेकर 1947 तक को इसके पार्ट 2 में इसको ख़त्म कर देंगे, इस चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुपिंग हब को, और बने रहिए और इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।